हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका फिर से एक बार होम साइंस विद चार्ली में। तो मैं आपके सामने फिर से आज एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो रिलेटेड है ब्लड से। तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सभी को एक बहुत ही फ्रेश और हेल्दी गुड मॉर्निंग। तो जो लोग सो रहे हैं वो लोग जग जाएं रोज़ की तरह, और जिसको जो भी ब्रेकफास्ट करना है, ये देखिए मैंने आपके लिए ग्रीन टी और ये मिल्क वाली भी टी और आपके लिए हेल्दी पोहा सब कुछ मैं लेकर के आ गई हूँ। तो फटाफट उठ जाइए और लग जाइए अपने काम पे और अपने दिन की शुरुआत करिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड के बारे में एक सेकेंड। ब्लड के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, फिर भी हम अपना एक नए सिरे से शुरू करते हैं। ब्लड सबसे पहले क्या है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में कई तरह के टिश्यूज़ होते हैं, तो ब्लड क्या है, ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है और ये एक तरल कनेक्टिव टिश्यूज़ है, मतलब कि जोड़ता है ना। एक अंग से दूसरे अंग तक ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यूज़ बोल रहे हैं। इसके बाद रक्त का क्या है कि ये समस्त शरीर में जो आपकी धमनियाँ, मतलब कि जो आपकी आर्टरी हैं और आपकी जो शिराएँ होती हैं, मतलब आर्टरी और आपकी वेन्स हैं, उनसे जो है ये ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है धमनियों और शिराओं के थ्रू पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है आपका कि यह एक स्लाइटली बेसिक पदार्थ है, मतलब कि पीएच मान होता है ना कि 7 के ऊपर जाने लगता है, 8 9 उधर की तरफ, तो उसको हम लोग बेसिक मतलब कि क्षारीय बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक है। ये इसका पीएच मान 7.4 होता है। स्लाइटली बेसिक वाली बात है क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है, आपको भी पता है। और इसका विशिष्ट गुरुत्व भी होता है जिसको हम लोग 0.055 कह सकते हैं, ठीक है। और जो मेल होते हैं, मतलब जो पुरुष होते हैं, उनकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड का होता है अमाउंट, और महिलाओं में मतलब कि फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। और जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर का कुल जितना भार होता है, यहाँ पर सॉरी भार हो गया है, भार मतलब जितना आपके बॉडी का पूरा वेट होता है, आपके बॉडी का कुल वेट का 7% जो वेट होता है वो किसका होता है, ब्लड का होता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें थी जो हमें ब्लड के बारे में मतलब पता हो सकती हैं, और इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह वाले एग्जाम में। इसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड। यहाँ पर क्या है कि ब्लड का मतलब कार्य क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है। पहला क्या कार्य है ब्लड का कि ऊतकों को पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन पहुँचाना। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भाई हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये ब्लड का काम होता है। ब्लड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हम आप फूड के थ्रू लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड तो एक अंग से दूसरे अंग तक जो है ब्लड को पहुंचाता है, सर्कुलेट करता है। तो आपके जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। उत्सर्जी अंगों तक व्यर्थ पदार्थों को भेजना। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मतलब कि जो भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम, जैसे किडनी है आपकी, है ना, और जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, पसीना जैसे निकलता है, तो ये सब हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं कि जितना भी आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उनको वो बाहर निकालता है। तो ये कौन करता है, ब्लड ही ये करता है। उत्सर्जी अंगों तक व्यर्थ पदार्थों को भेजता है कि भाई चलो तुम निकलो, बाहर जाओ। हार्मोन्स, मतलब जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं उनको भी टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। इसके बाद एक अंग से दूसरे अंग तक जल का पुनर्वितरण। ये आपको बिल्कुल पता है कि बॉडी में जितना भी वाटर बैलेंस का काम होता है और जल को भी पुनः कहाँ कहाँ भेजना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब काम भी ब्लड का होता है। एंटीबॉडी एवं WBC से बीमारियों को बचाना। आपके ब्लड में ही WBC पाया जाता है और एंटीबॉडीज़ भी पाई जाते हैं। तो ब्लड अगर ना ब्लड नहीं होता तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ और WBC भी नहीं होते, तो हम बीमारियों से बच नहीं पाते। इसलिए ब्लड का भी यही काम है कि मतलब एंटीबॉडी और WBC को बीमारियों से बचाता है ये। थक्का जमने का गुण। थक्का जमने का पूरा मैकेनिज्म है एक, ब्लड कैसे हमारी बॉडी में क्लॉट होता है वो अलग से बताएंगे हम। यहाँ पर आप ये समझिए कि ब्लड का ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो ब्लड होता है उसमें थक्का जमने का गुण पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कभी जैसे चोट लग गई और बहुत तेज़ी से ब्लड निकल रहा है, खून बह रहा है, तो एक प्रोटीन होता है जिसको फाइब्रोनेजन बोलते हैं, तो उसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार का संतुलन। हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है, इसका काम कौन करता है, ब्लड ही करता है, ठीक है। और ये थक्का जमने का गुण जो मैंने यहाँ बता रखा है कि शरीर को हेमरेज से बचाना। कहने का मतलब क्या है कि जब ब्लड निकलने लगता है, कभी चोट लग जाती है, तो भाई खून का बहना बंद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब अगर नहीं बंद होगा तो हेमरेज हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अब। यहाँ पर आपका है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब ये है कि रक्त का संगठन कैसे, रक्त मतलब कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये पूरी मेरी थ्योरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप अपना नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि
रक्त जो है देखने में तरल पदार्थ तो लगता है, लेकिन ये वास्तव में तरल है नहीं। ये तरल और ठोस दोनों पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। तरल पदार्थ को हम प्लाज्मा बोलते हैं और जो ठोस पदार्थ इसमें होता है उनको हम लोग रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो तरल पदार्थ है सबसे पहले उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जो मैंने ऊपर देखिए लिख रखा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है कि ये गाढ़ा हल्का पीला रंग कलर का पदार्थ होता है और इसमें निम्न पदार्थ होते हैं। वो आपको देखना है कौन कौन से, प्लाज्मा की बात हो रही है कि प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में आपका पहले तो 90 से 92% जो है जल होता है। ठीक है, तो ये आपका है कि 90% वाटर पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, इसके बाद 90% वाटर, फिर 8 से 10% जो बचता है उसमें कुछ प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन पदार्थ में क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो आपका है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद कुछ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, आयरन है, सोडियम क्लोराइड है, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड वगैरह पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो उस पदार्थ को हम सीरम कहते हैं। सीरम आप ये समझते हो, जैसे कभी कभार थोड़ा सा हाथ पे कहीं दाने निकल गए या चोट लग गई तो आप देखते हो कि 2-3 दिन के बाद वहाँ पर एक थोड़ी टाइट सी लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर। फिर अगर कभी गलती से वो स्किन हटा देते हैं तो वहाँ पे हल्का सा पानी टाइप का कुछ निकलने लगता है, उसी को सीरम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर जो हमने जो पढ़ा कि 90% वाटर पाया जाता है, बाकी 8 to 10% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये इसी को हम जो प्रोटीन पाया जाता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। अब प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन है, उनका क्या काम हमारी बॉडी में, वो आपको देखना है। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त में लगभग 7 से 8% पाया जाता है। निम्न प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं आपने आगे देखिए यहाँ पर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जा रहा है। यहाँ पर जस्ट ये बता रखा है मैंने कि इनका काम क्या है। जो एल्ब्यूमिन है ये जो है आपके क्या कहते हैं, प्रोटीन और लिवर में मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बैलेंस करता है और ये प्रोटीन लिवर में संश्लेषित होता है। मतलब कि आपका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो लिवर में से बनता है। ठीक है, इसके बाद ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो आपका होता है ये 3 तरह का होता है, अल्फा बीटा गामा। ये लसकी ऊतकों में बनते हैं। हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं और वहीं पर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन जो है क्या करता है, हम आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ और कुछ प्रतिरोधक तत्वों का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में क्यों बनते हैं? ताकि हमारा शरीर बाहर के कोई भी इन्फेक्शन और बीमारियों से बच सके। और थर्ड है आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये रक्त में थक्का जमने के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये भी लिवर में संश्लेषित किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि इन प्रोटीन को, मतलब इन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, निर्माण कहाँ पे होता है और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, एक एक लाइन की चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो आपने प्लाज्मा प्रोटीन अभी पढ़ा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, इनका काम क्या है? ये हार्मोन्स, मतलब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये कुछ हार्मोन्स को, आयरन को और दूसरे तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाते हैं। और ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना और रक्त की मात्रा को कंट्रोल रखते हैं, मतलब ना ज़्यादा होने देंगे ना कम होने देंगे। ठीक है, इसके बाद ब्लड की सांद्रता को बनाए रखते हैं। सांद्रता का मतलब क्या होता है कि ब्लड का जो गाढ़ापन है और उसका हल्कापन है, ना बहुत गाढ़ा होने देंगे ना बहुत हल्का होने देंगे। तो अगर ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो उससे हमारा बीपी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सांद्रता को बनाए रखते हैं, मतलब एक नॉर्मल जो उसका, मतलब कि आप कह सकते हो गाढ़ापन या हल्कापन है, उसको नॉर्मल रखते हैं कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। यहाँ बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर से है। ठीक है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल याद रखिए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमेशा ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आम क्वेश्चन हो चुका है, समझिए बहुत बच्चा क्वेश्चन है एकदम। प्लाज्मा की जो प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और मतलब प्लाज्मा की जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये एंटीबॉडीज़ को संश्लेषित करने में हेल्प करती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये एक चार्ट बना रखा है मैंने, जो अभी आपने पढ़ा ब्लड के, मतलब ब्लड में क्या क्या होता है। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि ब्लड में जो है ये क्या कहते हैं, प्लाज्मा होता है। ठीक है, 55 से 60% प्लाज्मा होता है। ठीक, और इसके बाद बाकी जो होता है 45 से 60 ये ब्लड सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा किसको कह रहे हैं? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, मतलब कि जो लिक्विड पार्ट है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये स्लाइटली येलोइश है, मतलब हल्का पीला, मतलब पीलापन लिए हुए है ये। और वही वाली चीज़ फिर से है कि 90% मतलब पानी पाया जाता है, 8 से 10% प्रोटीन वाली चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्रोटीन वाली चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेसिफिक इसका डिवीजन कर दिया गया है कि हमने बताया ना कि 8 से 10% प्रोटीन पाया जाता है। उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक वाले में प्रोटीन है 7%, मतलब जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन वही वाला फाइब्रिनोजन, प्रोथैम्बिन और एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है,
सॉरी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और इनऑर्गेनिक में वही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, आयरन है, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक चार्ट टाइप का बना रखा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, टू द पॉइंट चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट है सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। कहने का मतलब ब्लड का क्या मतलब, उसकी संरचना कैसी है, क्या क्या संगठन है उसका ब्लड का, वो तो आपने पढ़ा कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड था। अब ये सेलुलर एलिमेंट्स और मतलब इसके मेजर एलिमेंट्स हैं कि ब्लड में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहला आपका है, एक सेकेंड, पहला आप इसमें आपको ये याद रखना है कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स और इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसको हमको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहला है आपका देखिए आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी जो होती हैं वो गोलाकार तस्तरी के आकार की द्वितीय बाइकॉन्केव होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बाइकॉन्केव का मतलब मैं आपको बता दूं, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसमें जिस तरह से सामने की तरफ से ये धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये आपको गोल गोल थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये रेडी कलर का मार्कर पता नहीं चल रहा। ये देखिए जैसे थोड़ा सा अंदर से ये धंसा हुआ ना, ये इसी तरीके से पीछे की तरफ से भी धंसा हुआ है। आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से कोई चीज़ हो, जैसे देखिए ये इधर से भी धंसा हुआ लग रहा है और इधर से भी धंसा हुआ लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बाइकॉन्केव बोल रहे हैं। ये आपकी आरबीसी की डायग्राम है, ठीक है। इसको देख लीजिए, दोनों तरफ से ये थोड़ा धंसा हुआ होता है, इसीलिए हम लोग इसको बाइकॉन्केव बोल रहे हैं। और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो रंगकण पाया जाता है, जिसको हम लोग मतलब आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो एक तरह का पिगमेंट है। और इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में आरबीसी की संख्या 4.5 लाख से 5 लाख तक होती है। 4.5 से 5 मिलियन, इसका मतलब है कि 4.5 से 5 लाख तक की आरबीसी पाई जाती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 4 से 5 लाख आरबीसी पाई जाती हैं। आरबीसी का काम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का और एसिड बेस बैलेंस करने का काम है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब आरबीसी बनती जहाँ है, वो हमारी अस्थिमज्जा में बनती है। अस्थिमज्जा आपका कहाँ होता है, अस्थिमज्जा का मतलब यहाँ बोन मैरो से है, और ये बोन मैरो आपकी हड्डियों में होती है, ठीक है। हड्डियों के अंदर एक लुगदीनुमा एक संरचना होती है, उसी को हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो के भी क्या होता है कि बोन मैरो हड्डी में होती है, और ये जो आरबीसी बनती है वो लंबी एवं छोटी हड्डियों के अंतःशिराओं में बनते हैं। मतलब कि जो आपकी अंतःशिराओं मतलब हड्डियों का जो आखिरी छोर होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी हड्डी है, ये लंबी हड्डी है, तो इधर ये आखिरी छोर है इसका, यहाँ पर हड्डी बनेगी आपकी, सॉरी मतलब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इधर भी, तो ये आपका हो गया कि आरबीसी क्या है, आपकी बाइकॉन्केव है। इसके बाद इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इनकी संख्या हमारे शरीर में 4.5 से 5 लाख है, और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, एसिड बेस बैलेंस का काम करती है। और आरबीसी जो है बनती कहाँ पर है, हड्डियों के बोन मैरो में बनती है, मतलब कि अस्थिमज्जा में। और अस्थिमज्जा क्या है, आपकी जो हड्डियों के मतलब नीचे के सिरे हैं, लंबी हड्डियों के नीचे के सिरे और ऊपरी के सिरों में बनती है, ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं कि जो एक सेकेंड, और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा, बहुत आम बात है, लेकिन आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में माइंड से स्लिप हो जाता है। आरबीसी आपस में एक दूसरे से सटी होती हैं, जिसे रोलेक्स फॉर्मेशन की प्रवृत्ति कही जाती है। आपस में सटे हुए होते हैं लोग, तो उसको रोलेक्स फॉर्मेशन की प्रवृत्ति कही जाती है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कई स्टेप में होता है, वो आपको जानने की जरूरत है कि कितने स्टेप में होता है। हालांकि ये थोड़ा सा डीप है, बट आपको कम से कम वो स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये कि आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको इरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आप लोग इसको समझ लीजिए, इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। इसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी 4 स्टेजेस हैं। पहली आपकी देखिए प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, सेकंड आपकी नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड आपकी रेटिकुलोसाइट, और सबसे फोर्थ लास्ट में, मतलब जब पूरा आरबीसी मैच्योर हो जाएगा उसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और आरबीसी को का ही हम लोग जो है दूसरा नाम अभी बता रहे थे, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इसको पूरा डिटेल में चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। सॉरी एक चीज़, हाँ, ये जो मैंने आपको अभी बताया, मैंने बताया ना कि आरबीसी, एक सेकेंड, कि आरबीसी का जो है नॉर्मल लाइफ में अस्थिमज्जा में बनती है आरबीसी, ठीक है। लेकिन जब छोटा बच्चा जो होता है, मतलब जो छोटा बेबी होता है उनका, मतलब या वो प्रेगनेंसी के टाइम या छोटा बच्चा जब होता है, मतलब फीटस में, तो फीटस में जैसे हम आप अडल्ट हैं, तो हमारे अंदर जो आरबीसी का निर्माण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। लेकिन जो बच्चा है छोटा, अभी माँ के पेट में है, उसके बॉडी में आरबीसी का निर्माण लिवर में और स्प्लीन में होता है, ठीक है। लेकिन तो जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण केवल स्टर्नम में, पसलियों और मतलब स्टर्नम आपकी पीछे की हड्डी को बोलते हैं, उनके स्टर्नम के
मतलब स्टर्नम की हड्डी जो है उसके बोन मैरो में होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी लंबी हड्डी होती है, तो मैंने बताया आपको कि लंबी हड्डियों की अंतःशिराओं में होता है, ठीक है। आरबीसी के, अब ये आपका समझ में आ गया, दो ही चीज़ है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब जब बच्चा पेट में रहता है अपनी माँ के अंदर, तो उसकी बॉडी में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लीवर और स्प्लीन में होता है। लेकिन जब वो मतलब आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जब हम अडल्ट होने लगते, बड़े होने लगते हैं, तब हमारी बॉडी में हड्डियों की बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला जो स्टेज है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट है आपका, इसका ये छोटा सा ये है PNRI, आपको अगर याद करने में ईजी पड़े तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये सबसे इसकी पहली अवस्था है, और इसमें आरबीसी जो होता है वो पहले मतलब नॉर्मल साइज की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें न्यूक्लियस जो मतलब केंद्रक होता है वो मौजूद होता है, लेकिन इस समय इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। पहला आपका ये हो गया। ये आपको बहुत डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, इतना डीप पूछता तो नहीं है एग्जाम में, बट आपको एक मतलब मान के चलिए कि एक लेवल स्टैंडर्ड तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये इस स्टेज का नाम याद रखना है, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद रहता है, और आरबीसी का जो साइज होता है वो सामान्य की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद सेकंड आपका आता है नॉर्मोब्लास्ट। ये जो है दूसरी स्टेज है, आरबीसी का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है, और केंद्रक का नष्ट मतलब केंद्रक जो है थोड़ा नष्ट होना शुरू हो जाता है, और हीमोग्लोबिन पूरी तरह इसमें प्रेजेंट होने लगता है, मतलब हीमोग्लोबिन दिखाई देने लगता है। आप ये कह सकते हो कि आरबीसी का कलर थोड़ा थोड़ा लाल होने लग जाता है, क्योंकि आरबीसी का जो लाल कलर है या हमारे ब्लड का जो लाल कलर है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही है, ठीक है। थर्ड है आपका रेटिकुलोसाइट। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मोब्लास्ट के बाद की अवस्था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस अवस्था में आरबीसी के अंदर जो है क्या कहते हैं, रेटिकुलम पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ठीक है। रेटिकुलम विकसित हो जाता है, इसीलिए हम लोग इस स्टेज को रेटिकुलोसाइट बोल रहे हैं। अब आपका फोर्थ है इरिथ्रोसाइट्स। अब आपका आरबीसी बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और इसमें क्या होता है कि आरबीसी पूरी तरीके से विकसित हो गया है, और जो रेटिकुलम है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। किंतु अब क्या होता है, सबसे लास्ट वाली स्टेज में जो हीमोग्लोबिन है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है, और आरबीसी आपका पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। और आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 मतलब कि साइनोकोबैल्मिन, और फॉलिक एसिड मतलब कि विटामिन B9, ठीक है। ये आपका विटामिन B9 जो होता है उसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। इन दो, और प्रोटीन की भी कुछ मतलब आप कह सकते हो कि आरबीसी के फॉर्मेशन के विटामिन B12 और विटामिन B9 मतलब कि फॉलिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं फॉर्मेशन के लिए। अब आपका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का मतलब कि आरबीसी का जो रंगकण होता है, पिगमेंट होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देता है, ये देखिए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जो हमारा रक्त है वो लाल इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें ग्लोबिन प्रोटीन जो कि एक संयुक्त प्रोटीन है, ठीक है, हीम आयरन के साथ जुड़ा होता है। इसमें होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन बना हुआ है वो ग्लोबिन प्रोटीन, देखिए जो हीमोग्लोबिन पूरा वर्ड आप समझिए, ये देखिए ग्लोबिन प्रोटीन प्लस हीम। तो हीम का मतलब यहाँ पर आयरन से है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन अगर आपसे कोई पूछे कि किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे कि ग्लोबिन प्रोटीन प्लस आयरन से मिलकर के बना हुआ है। अब आयरन को यहाँ पे हम हीम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ग्लोबिन प्रोटीन प्लस हीम इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर के बना हुआ है, ग्लोबिन प्रोटीन प्लस आयरन से मिलकर के, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कुछ कार्य देख लेते हैं। और एक चीज़ और कि ह्यूमन बीइंग में मतलब जो हम हैं, हमारे अंदर कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, 15 से 16 ग्राम पर 100 डेसीलीटर, ठीक है, ml ब्लड में, मतलब 100 ml ब्लड में 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन का वो अमाउंट होना चाहिए। और स्त्रियों में जो होता है वो 11 से 13, कहीं कहीं पे आपको 12 से 14 भी लिखा मिल सकता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं करना है। और जो मेल होते हैं मतलब पुरुष, उनमें 12 से 16, कहीं पे आपको 12 से 17 भी लिखा मिल सकता है, 13 से 17 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अभी एनीमिया कई तरह का होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, परनीसियस एनीमिया होता है, वो आपको मैं अलग से बता दूंगी। परनीसियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, किससे, साइनोकोबैल्मिन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया होता है उसको मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में क्या कार्य है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन को टिश्यूज तक ले जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। और वही वाली बात है, एसिड और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। बिलीरुबिन के निर्माण के स्रोत के रूप में मैंने आपको बताया था लीवर वाले पोर्शन में कि जब आरबीसी टूटती है तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम लोग बिलीरुबिन बोलते हैं। तो इसीलिए जब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा या हीमोग्लोबिन मतलब कि वही हीमोग्लोबिन भी आपका ब्लड में ही पाया जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि जब आरबीसी या हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है तो बिलीरुबिन का निर्माण होता है वहाँ से, ठीक है। और बिलीरुबिन आपका लिवर में पाया जाता है, ठीक है। अब सेकेंड है आपका WBC। WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। WBC का
हम लोग देखते हैं क्या है आगे। ये रंगहीन केंद्रक युक्त रुधिर कणिकाएं होती हैं। WBC जो RBC था उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। WBC में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। WBC का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और इट इज़ न्यूक्लिएटेड। इसमें क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया। इनका भी जो जन्म होता है, मतलब कि जो WBC का फॉर्मेशन होता है वो भी बोन मैरो में ही होता है। एक सेकेंड, वो भी कहाँ होता है, सॉरी, WBC में ही, सॉरी, हड्डियों की जो बोन मैरो है उसी में WBC का भी जन्म होता है। और इनका जो लाइफ स्पैन है, मतलब इनकी जो जन्म काल, मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, जीवन अवधि है, वो 10 से 13 दिन है। RBC की कितनी थी, 120, कितनी थी, 120 दिन, ठीक है। लेकिन इसकी कितनी है, 10 से 13 दिन। ये जल्दी ही मतलब खत्म, मतलब जल्दी ही डेड हो जाती हैं। और ये कलरलेस होती हैं। RBC आपका रेड कलर का था, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स है आपकी WBC, वो कलरलेस होती है, ठीक है। अब आपका इनका फंक्शन क्या है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि WBC का जो फंक्शन है, उसका मेजर फंक्शन आप इतना याद रखिए कि ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए और आपके बॉडी में जो भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी चीज़ का अटैक हो रहा है, उनसे हमें बचाने के लिए है। आपने सुना होगा कोविड-19 के समय सब लोग बोल रहे थे इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए तो इन्फेक्शन नहीं होगा या आप कोविड-19 से बचे रहेंगे। तो WBC से क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखती हैं। इसीलिए हम लोग, हमारे शरीर का, मतलब इसको सोल्जर ऑफ द आवर बॉडी बोलते हैं, कि हमारे शरीर का सिपाही बोलते हैं, ठीक है। और RBC की संख्या कितनी थी, 4.5 से 5 लाख, लेकिन WBC की संख्या क्या है, 6 से 12 हज़ार, ठीक है। और आप ये, अगर आपको रेशियो की बात आए तो RBC, अगर मान लीजिए कि जहाँ पर हमारे शरीर में RBC का रेशियो 600 है, तो WBC मतलब 600 RBC पर 1 WBC पाई जाती है, आप समझ लो। कहीं कहीं पर 400 भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये है आपका टाइप ऑफ WBC। हमने RBC में पढ़ा था कि उनके 4 स्टेप्स थे, लेकिन आप WBC में क्या पढ़ेंगे कि WBC कितने तरह का होता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप कह सकते हो। अभी आगे मैं दिखाती हूँ, NMLEB, ठीक है। N फॉर है आपका न्यूट्रोफिल्स, और M फॉर आपका मोनोसाइट्स, L फॉर लिम्फोसाइट्स, E फॉर एओसिनोफिल, और B फॉर बेसोफिल। आगे इसको देखते हैं कि इनका हमारी बॉडी में क्या काम है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पूरा चार्ट बना रखा है जिससे आपको पूरा याद हो जाए, ठीक है। इसमें 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं आपकी, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइट्स है, आप इसको जैसे भी याद रख पाओ, ठीक है। अब इनका काम क्या है, बहुत छोटा छोटा काम है, आराम से पढ़ लेंगे। फंक्शन ऑफ WBC, जो मोनोसाइट्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी में। ये क्या होता है, ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। जब से WBC प्रोड्यूस हो रहा है तो WBC का टाइप है, तो जाहिर सी बात है बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होंगी। ये शरीर में क्या करती हैं, जो मोनोसाइट्स होती हैं, कोई भी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ रहा है जो, या फिर जो डेड सेल्स होती हैं, या कोई भी अवांछित पदार्थ जो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, इतने फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं इन्वायरमेंट में, उनको ये नष्ट करती हैं और हमारी बॉडी से रिमूव करती हैं और शरीर की प्रतिरक्षात्मक प्रणाली को मजबूत बनाती है। क्या मैंने बताया आपको, प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, उनको ये स्ट्रांग बनाए रखती हैं। इसके बाद दूसरी आपकी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है 2 तरह की होती हैं, एक होती है B लिम्फोसाइट, एक होती है T लिम्फोसाइट, ठीक है। तो जो B लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, ठीक है। तो एंटीबॉडी बनाती हैं, और एंटीबॉडी से हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोई भी जो बाहर से वायरस या कोई भी इन्फेक्शन है वो बचाता है, मतलब हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार रहता है कि आओ भाई, नहीं, हम तुरंत एकदम तैयार हैं, हम मतलब हमारे शरीर में आप नहीं आ सकते, एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार रहेंगे बिल्कुल। जैसे आप मान लीजिए कि आपने अपने घर पे कोई बाहर लगा देते हैं ना कि भाई ठीक है, हमने लगा रखा है एक गेटमैन, कोई अवांछित पदार्थ या कोई अवांछित व्यक्ति हमारे घर में नहीं आ सकता। तो सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इन्वेडिंग का मतलब आक्रमण, मतलब जो भी बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर पे आक्रमण कर रहे हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। टी लिम्फोसाइट्स का क्या मतलब है कि ये जो है हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है, आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शन चल रहे हैं उनको ये अडॉप्ट करता है और रेगुलेट करता है कि प्रॉपर तरीके से सारा फंक्शन चल रहा हो और एंड प्राइमरी इफेक्टर्स फॉर ऑल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कहने का मतलब जो सेल को इमीडिएट करा, मतलब सेल का जो आपका प्रॉपर एक चल रहा है रेगुलेशन, उसको ये मीडिएट करता है, मतलब कि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से चलाता है कि मतलब कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए। और ये बहुत ही प्राइमरी, मतलब कि बहुत प्रमुख प्रभावित करने वाला ये कारक है कि जो सेल है, हमारे पूरी शरीर हमारी सेल से बनी हुई है, तो मतलब कि आपकी जो WBC है, आपके पूरे शरीर का जो प्रतिरक्षात्मक प्रणाली है, उसको पूरी तरह अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सके, कोई भी चीज़ मतलब उसमें गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। इसके बाद है आपका बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है कि हमारी ये जो है क्या होता है, इसको हमारे शरीर का मतलब ये इम्यून सर्विलांस
वाला रोल प्ले करता है, आप ये कह सकते हो कि हमेशा आपके शरीर की निगरानी करता रहता है, आप ये कह सकते हो। और ये हेल्प किस चीज़ में करता है कि कोई भी अर्ली कैंसर सेल है, मतलब कहीं पे कैंसर सेल डेवलप हो रही हैं, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, या कोई भी आपके शरीर को हार्म अगर पहुंचने वाला है तो ये तुरंत तैयार रहेगा। सर्विलांस पे होता है ना कि पता लगाया जाता है, कैसे मोबाइल वगैरह गुम हो जाते हैं तो लोग कहते हैं सर्विलांस पे लगवा दिया है। मतलब बेसोफिल क्या करता है, तैयार, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखता है कि हाँ ठीक है, कुछ भी अगर होने वाला शरीर में तो उसको हमें बचाना है, ठीक है, उसको नष्ट करना है, कोई भी अगर अनवांटेड मटेरियल या कोई भी चीज़ आपके बॉडी में आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, और यहाँ पर ये जो कोट दे रखा है इसको आप बिल्कुल पढ़िए। लुक फॉर समथिंग पॉजिटिव इन ईच डे। आपका जो दिन है डेली का, उसमें कुछ आप अच्छा देखिए, पॉजिटिव ढूंढिए। इवन इफ सम डेज यू हैव टू लुक अ लिटिल हार्डर, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई दिन आपका थोड़ा सा हार्ड निकला है या कुछ टफ है या उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा आप चाह रहे थे, तो उसको लेकर के मत बैठिए। डेली का जो एक एक दिन आ रहा है उसमें आप कुछ पॉजिटिव ढूंढिए और कुछ पॉजिटिव करिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लड वाला चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और चलिए फिर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतने कम दिनों में इतना अच्छा आप लोग रिस्पांस देंगे। और मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है, या आप ये कह सकते हो कि अभी प्लेटफॉर्म बन रहा है। आप अगर आप लोगों का साथ ऐसे ही रहा तो आगे भी मुझे तो लग रहा है कि आगे कुछ बहुत अच्छा जाएगा। और आप लोगों को ऐसे ही मटेरियल और जो भी मैं कर पा रही हूँ वो मैं करती रहूँगी, ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़ाई के लिए बिल्कुल मोटिवेट रहिए, एकदम समझ लीजिए गोल को लेकर के अपने फोकस्ड रहिए। क्योंकि आप अगर 1 साल 1.5 साल या जो भी है, मतलब वैकेंसी आने से पहले जितनी मेहनत करनी कर लीजिए, वो आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। और घबराना नहीं है, ना ही नेगेटिव सोचना है। होता है, देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको पेशेंस, मैंने उसी दिन बोला था कि पेशेंस बिल्कुल बनाए रखना है और कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है। आप डेली पढ़िए। आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, 1 दिन बाद देखिए, 2 दिन बाद देखिए, कहीं से भी पढ़िए, किताब से पढ़िए, जहाँ से आपको ईजी लग रहा है, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप मेरी ही वीडियो देख करके पढ़िए, हो सकता है आपको कहीं और से समझ में आ रहा हो सकता है ये टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हो, है ना। तो आपको जैसे समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मेरी मतलब तो बस यही कोशिश है कि हर लड़की और हर औरत, हर कोई पढ़े और अपने पैर पे खड़ी हो, ठीक है। तो चलिए, ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा बोलती रहूँगी और आप लोग भी बोलते हैं, बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।